हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के साइंस के एनसीईआरटी का 4th चैप्टर। पहले 3 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। क्लास 8th की एनसीईआरटी को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। इस चैप्टर के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जैसे आपको पढ़ने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अम्ल, क्षारक और लवण, यानी कि एसिड, बेस और साल्ट। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके होते हैं, जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है। इन सब का स्वाद कैसा होता है? ये खट्टा होता है। इन सब का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं। कुछ चीज़ें मैं जैसे आपको ये चीज़ें बताता हूँ, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है, देखिए अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी कि एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द का उत्पत्ति जो होती है वो लैटिन शब्द यानी कि एसियर से होती है। लैटिन शब्द के एसियर से होती है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थों में प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका। ठीक है। ये सारे अम्ल होते हैं खट्टे, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। उनको अम्ल कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब देखते हैं खाने का सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसको जरूर याद कर लेना कि खाने का सोडा ही बेकिंग सोडा होता है, या बेकिंग सोडे को ही खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका स्वाद खट्टा नहीं होता। इसका स्वाद कैसा होता है? अगर हम इसको अंगुलियों पे लेके थोड़ा सा इसको रगड़ें तो ये कैसा होता है? साबुन जैसा चिकना होता है और इसका स्वाद कड़वा होता है। तो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा साबुन जैसा चिकना होता है रगड़ने पर, और इसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगता है। ये क्या होता है? क्षारक होते हैं, और इनकी प्रकृति क्षारकी होती है, यानी कि बेस। क्षारक मतलब बेस। तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं और उंगलियों से रगड़ने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। ठीक है। और इनकी प्रकृति क्षारकी होती है, स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी कि बेस होते हैं। चलो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकी है, इसकी परीक्षण के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है, हर चीज़ को तो हम चख नहीं सकते हैं, हर चीज़ को हम खा के टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कौन कौन से? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ जो प्राकृतिक सूचक आपके होते हैं अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताने के लिए, वो आपके हल्दी, लिटमस, गुड़हल, इनके नाम जरूर याद कर लीजिए। ये आपके क्या होते हैं? गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुड़हल आप फूल जानते होंगे ना, उसकी पंखुड़ियाँ जो होती है, ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं। किस तरीके से ये बताते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखो प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ते हैं कुछ। उसके पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के, यानी कि सिट्रस फल जैसे जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी आंवला या सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली, अंगूर, कच्चे आम, इसमें पाया जाता है। और भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे मैं एक एसिड का और नाम बताता हूँ, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो होता है वो आपका सेब में पाया जाता है, सेब में, एप्पल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्षारक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको चूने का पानी कहते हैं। नोट कर लेना, ये सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसको नोट कर लेना आपको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मतलब किसका उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को साबुन के रूप में प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पूछा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो ये सारे केमिकल के नाम याद कर लीजिएगा जो यहाँ पे लिखे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। लिटमस के बारे में पढ़ते हैं। एक प्राकृतिक रंजक होता है, पिगमेंट होता है। देखो लिटमस क्या होता है, सबसे पहले जान लो, ये प्राकृतिक होता है। ठीक है। देखिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो होता है वो लिटमस होता है। इसमें लाइकेनो यानी कि सैक से निर्मित किया जाता है। हम जब आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले वाला चैप्टर जिसमें पादपों में पोषण पढ़ा रहे थे, उसमें लाइकेन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो लाइकेन क्या होता है? एक प्राकृतिक होता है। ठीक है। ये क्या होता है? सूचक होता है अम्ल और क्षारक का। आंसू जल में इसका रंग माव यानी कि नील सोड़ होता है। ठीक है। और जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। याद रखना, अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है, ला से अम्ल में भी ला आता है और लाल में भी ला आता है। तो अम्लीय विलयन में लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में कैसा होता है? नीला हो जाता है। ठीक है।
अब देखिए यह कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। यह लाल और नीले पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो लाल और नीले रूप में, देखो यहाँ पे लिखा है लाल और ये नीला। तो अगर लाल पे हम क्षार डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और नीले पे हम अम्ल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये नीला है और इस पर हमने क्या किया, लाल डाला। ठीक है, तो लाल हम डालते हैं, सॉरी नीला है, नीले पे हम ऐसे डालते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक। चल, नलके का पानी, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दूधिया, मैग्नीशिया, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे इसमें कई सारे हैं ना, जैसे नल का पानी, अपमार्जक जो होता है डिटर्जेंट, साबुन का विलयन, शैम्पू, ठीक है, नमक और नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, सिरका क्या होता है आपका, स्टिक होता है, दूधिया मैग्नीशिया आपका क्या होता है, ये बेसिक होता है, क्षारीय होता है, धावन सोडा भी आपका क्या होता है, क्षारीय होता है, चूने का पानी भी आपका क्षारीय होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, ऐसे विलयन जो लाल तथा अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र में कोई चेंज नहीं लाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते, चाहे वो नीला हो या लाल हो, नीला या हरा, नीला या लाल लिटमस पत्र हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं लवण। ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं। देखो, आप देखिए यहाँ पे एक गांव में इस चीज़ को प्रयोग करते हैं। इसमें क्या किया गया, हल्दी का लेप है। ठीक है, और उसके ऊपर चूने का पानी लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद रुई के फोहे की सहायता से इस पर चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको लाल रंग मिलेगा। कैसे, क्योंकि जो होता है हल्दी होता है वो क्या होता है, सूचक होता है। हमारा पढ़े थे ना अभी पहले, हल्दी सूचक होता है। जिसमें हम बेस लगाते हैं तो इसका बेस मतलब क्षारक को ही लगाते हैं। जैसे चूने का पानी क्षारक होता है, क्षारक को लगाते हैं तो ये क्या होता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखो। अब देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर, जैसे हल्दी का दाग था, साबुन यानी कि क्षार को मिला दिया तो ऐसा करने से उसका साबुन का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। ठीक है, लाल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया। हल्दी वाला, हल्दी क्या होता है, क्षारक में लाल हो जाता है। ठीक है, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों में गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा होता है। गुड़हल का फूल सभी लोग जानते हैं। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन में कैसा होता है, गुलाबी होता है। अम्लीय विलयन में गुलाबी, और क्षारकीय विलयन में कैसा होता है, हरा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ला से अम्लीय में ला है, गुलाबी में भी ला है, रा है क्षारकीय में, और हरा में भी छा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। गुड़हल के फूल अम्लीय में गुलाबी और क्षारकीय में हरा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। जैसे यहाँ पे देखिए, उदासीनीकरण क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको नोट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाए तो क्या होता है, तो देखिए किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाते हैं तो उससे हम उदासीनीकरण कहते हैं। यानी कि वो ऐसा विलयन होता है जो न तो नीले लिटमस को लाल करता है न तो लाल लिटमस को नीला करता है, यानी कि कोई भी प्रकृति नहीं शो करता है। और यहाँ पे फिनोलेफ्थलीन के बारे में बताया गया। फिनोलेफ्थलीन क्या होता है, एक प्रकार का सूचक होता है। ठीक है, सूचक का, अब हम उस सूचक का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक प्रयोग नहीं किया है। इसे हम फिनोलेफ्थलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोलेफ्थलीन कहते हैं। इसका नाम याद रखने का, क्या है, एक अम्ल क्षारक का सूचक है, इंडिकेटर है। इसको भी याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखो एक प्रयोग बताया गया, इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो, एक चौथाई आपको एक परखनली है, एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से भर लीजिए, उसका रंग नोट कीजिए। फिर फिनोलेफ्थलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए और 2-4 सूचक के 2-3 यानी फिनोलेफ्थलीन की 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है, यहाँ पे अम्ल है और यहाँ पे फिनोलेफ्थलीन विलयन कैसा होता है, ये देखिए, इसको इस कलर को यहाँ पे मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, परखनली को धीरे धीरे हिलाइए, आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देगा। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालिए, यानी कि क्षारक की बूंद डालिए। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखें जब तक कि उसका हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। तो इसमें क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
कि एक बूंद और मिलाइए, आप क्या देखते हैं। देखो इसमें इसका कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखिए, जब विलयन क्षारकी होता है तो फिनाइलेफ्थलीन कैसा होता है, गुलाबी होता है। ठीक है, जब विलयन क्षारकी होता है तो फिनाइलेफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन होता है। ठीक है, इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं समझना है, बस ये समझिए फिनाइलेफ्थलीन जो होता है क्षारकी विलयन में कैसा रंग देता है, गुलाबी। और फिनाइलेफ्थलीन अम्लीय विलयन में कैसा, अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है, रंगहीन, यानी कोई रंग नहीं होता, कलरलेस हो जाता है। तो बस आपको ये समझना है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिनोलेफ्थलीन क्या करता है, क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, और अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है, रंगहीन, कलरलेस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकी रहती है। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक दोनों ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय रहता है और न ही क्षारकी। उदासीनीकरण के तत्काल के बाद परखनली को स्पर्श करके देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, इसको भी नोट कर लेना। अम्ल क्षार को मिलाने से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, पदार्थ जो बनता है वो ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया सदैव ऊष्मा कैसी होती है, ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी होती है, ऊष्मा छोड़ती है। ठीक है, तो ऊष्मा निकलती है और निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, उसका ताप बढ़ जाता है। तो नोट करें ना, उदासीनी अभिक्रिया क्रिया कैसे होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकी तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। जो लवण बनता है, लवण अम्लीय, क्षारकी तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। किसी अम्ल किसी क्षारक के बीच, देखो यहाँ पे देखिएगा, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, साथ साथ लवण और जल बनते हैं। ठीक है, चलो देखिएगा, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। लेकिन वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आते हैं, तो जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, जैसी गैसें जब वायु में मतलब कि जब जल से मिलती हैं तो वर्षा जल में घुल करके क्या बनाते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, और जब अम्ल वर्षा होती है तो ऐतिहासिक भवनों, इमारतों आदि को, बहुत जंतुओं को भी क्षति पहुंचती है। इसके बारे में आपको बताया था कि आगरा जो हमारा ताजमहल है वो किस तरीके से नष्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अम्ल और क्षारक की क्रिया करने से क्या बनते हैं, लवण और जल, और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे HCl है, और ये क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्रिया करने से NCl यानी NaCl यानी कि लवण बनता है और जल बनता है और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, चलो, उदासीनीकरण के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे देखो, अपाचन मतलब आपका जो होता है, जैसे एसिडिटी वगैरह होती है पेट में ना, उसके लिए बताया गया। जैसे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको नोट कर लेना। HCl कहाँ पाया जाता है, आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपाचन होने लगता है। अपाचन से मुक्त पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशिया जैसे कोई प्रतिअम्ल का प्रयोग करते हैं। जैसे जो हमारा होता है दूध या मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। जैसे हमारे पेट में HCl ज़्यादा हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ठीक है, उसको खाते हैं तो उससे क्या होता है, उदासीनीकरण हो जाता है, यानी कि जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चींटी का डंक आपने देखा होगा कि चींटी जब काट लेती है तो क्या होता है, त्वचा में खुजली होने लगती है, त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने आपको बताया था, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन को मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब हमें चींटी काटती है तो फार्मिक एसिड छोड़ देती है शरीर में, तो उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हमें सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलयन को अगर जहाँ पे काटे वहाँ पे रगड़ करके उस प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो कैलेमाइन होता है, कैलेमाइन में क्या पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब मृदा उपचार के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलेमाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है।
मृदा उपचार के बारे में सोचते हैं। देखो, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बनाता है। जैसे हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। मृदा अधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो ज़्यादा क्षारीय हो जाए या तो ज़्यादा अम्लीय हो जाए तब भी वृद्धि नहीं होती है। इसके लिए क्या करते हैं, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना द्वारा उसको ठीक करते हैं। अगर मृदा क्या हो, अम्लीय हो जाती है। अगर मृदा क्षारकी हो तो उसमें क्या करते हैं, तो उसके लिए अम्ल नहीं मिलाते। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जैव पदार्थ यानी कि जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट खाद जो होता है उसको मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जैव पदार्थ होता है, कंपोस्ट खाद होता है, में क्या होता है, अम्ल निर्मुक्त होता है, उसमें क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो कंपोस्ट में क्या होते हैं, हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जिससे हमारी जो मृदा होती है जिसमें क्षार ज़्यादा होता है वो उदासीन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अम्लीय प्रकृति हो जाती है तो क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, और जब क्षारीय प्रकृति हो जाती है तो हम कंपोस्ट मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, जैव खाद। ठीक है, और कारखानों का अपशिष्ट, देखो अपशिष्ट जो कारखानों से निकलता है उसमें अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में, नदी में बहने दिया जाए तो इससे मछलियों को नुकसान होगा, जलीय जीवों को नुकसान होगा। ठीक है, तो इसको मतलब कि निकालने से पहले, जलाशय में लाने से पहले इसे क्या कर देना चाहिए, क्षारकों द्वारा उदासीन कर देना चाहिए। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षार के पदार्थ मिला करके उदासीन कर देना चाहिए, जिससे किसी को नुकसान ना हो। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो तो। जैसे नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत है। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। एसिड और बेस मिलकर लवण बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयन में विभिन्न रंग देते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपका सूचक हो जाएगा। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। दंत क्षय जो होता है आपके क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये गलत है। दंत क्षय जो होता है आपका वो किससे होता है, अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। एसिड, जैसे हम मिठाई वगैरह खाते हैं ना, उसमें होता है एसिड। तो यहाँ पे बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर